हम जैसे जेसी मेंबर हैं, हम जैसे बहुत सारे जेसी मेंबर्स, चाहे वो भारत के कहीं के भी मेंबर्स हों, उनके हमें आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं। आप जेसी में प्राइम और नेशनल ट्रेनर हैं और अपनी ट्रेनिंग से उन्होंने हमें अनेक स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट कंपनी, सामाजिक संस्थाओं, महिला मंडलों में प्रशिक्षण दिया है। एक मैनेजमेंट गुरु के रूप में आपकी ख्याति है। समस्या कैसी भी हो, समस्या कैसी भी हो, उसका समाधान निकालना कोई चेतन भैया से सीखे। जीएसटी जब लागू हुआ था 2017 में, इस कानून को लेकर, इस टैक्स प्रणाली को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन थी, भ्रम थी, लेकिन इसके बारे में भी व्यापारियों को, आम लोगों को चेतन सर ने छोटे छोटे वीडियोस बनाकर उन वीडियोस के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड किया और जीएसटी के बारे में निःशुल्क परामर्श और जानकारियाँ दी। ऐसे ही नया टैक्सेशन सिस्टम जब लागू हुआ तो नए टैक्सेशन सिस्टम के बारे में भी छोटे छोटे वीडियो बना के निःशुल्क यूट्यूब पे अपलोड किया सर ने। समाज सेवा के क्षेत्र में आप अत्यधिक सक्रिय हैं। बढ़ते कदम, आर्ट ऑफ लिविंग, शक्तिधाम, एसएससी सेवा मंडल जैसी संस्थाओं से जुड़े हैं। इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन में भी आप चेयरमैन रह चुके हैं। राष्ट्रीय सिंधु सभा की युवा विंग के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं। उनका एक नारा है, थीम लाइन है लाइफ के लिए, प्यार दो प्यार लो। तो आपके सामने बेहतरीन ट्रेनर के रूप में चेतन सर थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाले हैं। मैं आप सभी की तालियों के बीच ससम्मान चेतन सर को आमंत्रित करने जा रहा हूँ और अनुरोध होगा अपने मोबाइल फोन्स को आप रखिएगा, वाइब्रेशन मोड में रखिएगा और आपस में बात न करते हुए इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। ये कार्यक्रम आने वाले जीवन के लिए आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार, आपके स्कूल, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्वागत है चेतन सर का आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा डाउट है मुझे, थोड़ी गड़बड़ है। खुश होने में और एक्साइटमेंट होने में अभी तक कोई टैक्स नहीं लगा है। आज बहुत जोश दिखा है क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, हमारी जिंदगी का उत्साह का दिन है। और एक बार फिर ट्राई करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? बाजू वाले को भी चेक करते हैं कि वो खुश है कि नहीं। एक बार उसको भी देखते हैं। ओके, जितने लोग भी पहले जो मोबाइल में लाइट दिखा रहे प्लीज ऑफ करें। हेलो बच्चे लोग, जो मोबाइल में लाइट दिखा रहे वो ऑफ करें। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ आयोजकों से भी कि अपनी जगह कहीं ना कहीं विराजमान हो जाए, क्योंकि कुछ पल हम बात करेंगे और बिल्कुल शांति चाहिए। तो डायरेक्ट हम बच्चों से बात करेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे। सभी बच्चों से निवेदन अपने स्थान ग्रहण कर लें। अगर कहीं जगह नहीं है तो सीढ़ियों में बैठ जाते हैं, क्योंकि आज हम अपने भविष्य के बारे में बात करने वाले हैं। कहाँ बैठते हैं डजंट मैटर, सुनना इंपॉर्टेंट है। सभी विजय जी इधर सब सेट हो जाए प्लीज, कोई खड़ा नहीं रहेगा सामने। अमित जी अंदर बैठ जाए, कोई सामने नहीं खड़ा रहेगा, आप सब बैठ जाए प्लीज। कोई भी नहीं दिखना चाहिए मुझे खड़े, सिर्फ फोटोग्राफर के अलावा। आयोजक टीम से भी रिक्वेस्ट, आप सभी मेरे साथ हैं? यस सर, नो? ओके। आज से कुछ साल पहले जब मैं ट्रेनर बना था तो पेपर में मेरा फोटो आया था कि ट्रेनर बना। तो बेमेतरा वालों ने, बेमेतरा के स्कूल ने मुझे बुलाया कि बच्चों से बात करने के लिए आप स्पीच देने आओ। वो मेरा पहला स्पीच था ट्रेनर बनने के बाद। मैं बहुत एक्साइटेड था कि चलो ट्रेनिंग वहां स्पीच दूंगा। 15 दिन तक मैंने तैयारी की स्पीच की और रट्टा मारा पूरा स्पीच का। और वो दिन आ गया जब मुझे स्पीच देना है। जब मैं स्पीच देने खड़ा हो रहा था, देखा तो इतने सारे लोग बैठे, मैं तुरंत स्पीच पूरा भूल गया। मैं बोला मेरा क्या होगा। तो मैंने क्या किया, ऐसे स्टेज के पीछे एक रूम था, नीचे जाके मैं उस स्पीच को पढ़ने लगा।
कि मैं कहीं भूल ना जाऊं, क्योंकि इतनी भीड़ देख के मैं भूल गया था। जब स्पीच में पढ़ रहा था तो एक छोटी सी बच्ची सामने आती है, बोलती आप चेतन सर हो ना? मैं बोला हाँ। तो बोले आपकी तो स्पीच है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बोला बस थोड़ा सा स्पीच देख रहा हूँ। तो क्या बोलती छोटी बच्ची, ध्यान देना, अब नर्वस हो? बोले नहीं पक्का। मैं बोला मैं क्यों नर्वस हूँ, मैं स्पीकर हूँ। तो ऐसे हाथ करके खड़े हो जाती है, पक्का नर्वस नहीं हो? मैं बोला नहीं। तो अब लेडीज टैलेंट में क्या कर रहे हो? मैं तुरंत आगे गया और बाहर आया और फिर स्पीच देने लगा। फिर आया और स्पीच दिया कॉन्फिडेंस से। साथियों उस स्पीच से मेरे दो अनुभव हुए। मेरे जिंदगी में वो दो महत्वपूर्ण अनुभव हुए कि मेरे जैसा व्यक्ति जो कॉलेज में 4 लोगों के सामने बात नहीं कर सकता था, वो इस स्टेज में आके स्पीच दे सकता है। तो दुनिया का कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। दुनिया का कोई भी आदमी कुछ कर सकता है। कि मेरे जैसा आदमी जो डरता था लोगों से बात करने में, वैसे ही मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, छोटे से शासकीय स्कूल में। या कितने लोग शासकीय स्कूल वाले हैं? वाह साथियों, उस समय चप्पल भी नसीब नहीं होता था। अभी उस शासकीय स्कूल में चप्पल भी नसीब नहीं होता था। और मैं छोटा था तब बर्फ के ठेले में गिलास धोने का काम करता था। और वो लड़का अपनी सोच से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। न सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बल्कि सीए ब्रांच का चेयरमैन भी बना। तब तो मुझे लगा कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। वो आईएएस बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। आज मैं सारे पत्ते खोलने वाला हूं आपके पास, कैसे बन सकते हैं हम। साथियों कितना टैलेंट है मेरे में या कितना टैलेंट है किसी व्यक्ति में, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस बात का पड़ता है कि आपको निर्णय क्या लिया। और जो काम आपसे करवाया जाता है वो सिर्फ आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ाता है। बच्चे या 2 बच्चे बैठे मेरी बात सुनेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। 2-3 बातें हम लोग तय कर रहे हैं, कुछ पल बात करेंगे दोस्त। आपके लिए जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है वो अपने अनुभव के आधार पर है, किसी किताब की भाषा नहीं। तो सब शांत बैठेंगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा। हेलो स्टूडेंट, भारत माता की, भारत माता की। कोई भी स्टूडेंट आपस में बात नहीं करेगा। यदि वॉशरूम जाना हो तो चुपचाप जाए, ऐसे नहीं बाजू वाला बच्चा तू भी खुद जाना है बस, ठीक है। तो हमें आगे कौन बढ़ाता है? वो हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आगे बढ़ाता है कि तू कुछ कर लेगा। और वो कॉन्फिडेंस कैसा? वो आत्मविश्वास आपको खुद डेवलप करना है। मार्केट में नहीं मिलता कि 100 रुपए का कॉन्फिडेंस दे दिया जाए। वो कॉन्फिडेंस हिलेरी वाला, कितने लोग जानते हैं हिलेरी को? हिलेरी का कॉन्फिडेंस सुने आप कभी? अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन साहब की पत्नी हिलेरी का कॉन्फिडेंस हम याद करते हैं कि कॉन्फिडेंस हो तो वैसा कॉन्फिडेंस हो। कैसा कॉन्फिडेंस? सुनो, जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका पद खत्म हुआ तो उनकी वाइफ हिलेरी की इच्छा थी कि मैं कार में घूमने चले, लेकिन कार आप चलाओ। बिल क्लिंटन साहब को बोलती है कार आप चलाओ, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, सिर्फ आप और मैं। और बिल क्लिंटन साहब क्या करते, वाइफ की बात है मानना है। वो जब दोनों कार में निकले तो बिल क्लिंटन साहब की अचानक नजर पड़ गई पेट्रोल बहुत कम है गाड़ी में, कार में पेट्रोल बहुत कम है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं, मेरे को लेके आइए, कार धक्कनी पड़ी। तो वो एक पेट्रोल पंप में खड़े हो गए पेट्रोल भराने के लिए। साथियों जब पेट्रोल पंप पेट्रोल भर रहा है तो हिलेरी को बोलता है हाय हिलेरी। एक छोटा सा आदमी जो पेट्रोल बॉय है वो हिलेरी को बोलता है हाय हिलेरी। बिल क्लिंटन साहब उस समय कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर आगे गए और उनसे पूछते हैं, पता नहीं उनको जलन हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। बोले ये कौन था? वो क्या बोलती है, ये क्लासमेट था मेरा, हम स्कूल में साथ पढ़ते थे। तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो बाद में बिल क्लिंटन साहब ने बोला तुम सोचो, अगर तुम्हारी शादी मेरे बजाय इससे हुई रहती तो तुम एक पेट्रोल बॉय की वाइफ कहलाती। लेकिन हिलेरी का कॉन्फिडेंस भी कम नहीं था। वो क्या बोलती है, अगर मेरी शादी तुम्हारे बजाय उस पेट्रोल बॉय से हो जाती तो अमेरिका के राष्ट्रपति तुम नहीं वो होता। वो कॉन्फिडेंस
दोस्त उनको आगे बढ़ाएगा। और आज वो कॉन्फिडेंस हम डेवलप करने वाले हैं अपने आप में। साथियों, दो बातें मैंने बताई कि जिंदगी उस स्पीच से दो अनुभव मुझे हुए। एक मैंने बताया कि दूसरा जो स्पीच का मैंने रट्टा मारा था, मुझे लगा जीवन में कभी रट्टा नहीं मारा। दिल से दिल की बात करेंगे, जब भी स्पीच देंगे दिल से करेंगे। और वही अनुभव मुझे एग्जाम, हम सब जब पढ़ते हैं कुछ नहीं समझ में आता तो हम लोग क्या करते हैं, रट्टा मार देते हैं। लेकिन वो रट्टा कहां तक रहेगा, सिर्फ एग्जाम तक। सिर्फ एग्जाम तक वो रट्टा रहेगा, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। क्यों बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि हम भूल जाते हैं उसे। दोस्त, पढ़ने का कैसे तरीका होना चाहिए, पहले उस बात को ध्यान से सुनते हैं। जब भी कुछ पढ़ते हैं ना तो विजुलाइज करना चाहिए ये हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1913 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर आप रट के चले गए तो आपको कभी फिर भूल सकते हो, लेकिन जब आप जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ोगे कि अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों को गोलियों से भूना था और वो कुआं भर दिया था हमारे भारतीयों से, तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और एक बार जब रोंगटे खड़े हो गए दोस्त, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। जो भी हम स्टडी करें उनको विजुलाइज करके करें तो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। और जनरली आपको बोला जाता है ना, इस बार आपने क्या टारगेट बनाया, क्या टारगेट बनाया मार्क्स का, 80% लाऊंगा, 85% लाऊंगा, 90% लाऊंगा। मैं बोलता हूँ सब बकवास की बातें हैं। क्यों हाँ, जो जिनके घर में बोला जाता है वो ताली बजाए। दोस्त, एक बार ध्यान रखना कि हम पढ़ते इसलिए नहीं कि मुझे एग्जाम में पास होना है, हम पढ़ते इसलिए है कि मुझे ज्ञान हो, मुझे कुछ नॉलेज हो। मैं इसलिए क्या बोलता हूँ, आई एम नॉट आफ्टर मार्क्स, मार्क्स इज आफ्टर मी। मतलब क्या कि मैं मार्क्स के लिए नहीं पढ़ता, मैं तो पढ़ते जाऊंगा, मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे। मार्क्स तो मेरे पास अपने आप आ जाएंगे। मैं चाहूंगा एक वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ, ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। माँ को लेके मजा आता है। अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़े, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी माँ को कुछ लिखा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस की चीजें मत मांगो, एक्सेलेंस, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे है। किस बात में हमारे ब्रजमोहन भैया को मैं बोला था जब उत्साह करे तो मैं बोला आप मेरे साथ खड़े रहते, लेकिन उनको जाना है। मैं चाहूंगा एक बार तालियां हो पूरी टीम के लिए। साथियों, एग्जाम पढ़ना सिर्फ हमको सक्सेस होने के लिए, एक्सीलेंस के लिए पढ़ना है। इसलिए जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तो मैं बोलता था आई एम नॉट आफ्टर मनी, मनी इज आफ्टर मी। जब हम कुछ भी काम करो तो मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे आई बिलीव इन माय वर्क, मैं तो काम करूंगा, पैसे तो अपने आप आ जाएंगे। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम ये सोच के पढ़ें कि मुझे नॉलेज के लिए पढ़ना है, ना कि एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम पास करना तो यूं हो जाएगा आपके पास। अब हम सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं? कितने लोग सक्सेस होना चाहते हैं? सभी? अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि मैं ऑलरेडी सक्सेस हूं? वो लोग हाथ ऊपर करेंगे। बहुत कम हाथ। साथियों, थोड़ी देर में ये प्रूव कर दूंगा कि हम सब सक्सेस हैं। ये बात और है कि हम मानते नहीं। सक्सेस की परिभाषा क्या है? सक्सेस की परिभाषा समय के हिसाब से बदलती है। और आपने टारगेट अचीव किया, उसको प्राप्त कर लिया, आप सक्सेस हो गए। जब आप बड़े हुए, चलना सीखे, तो आपने सोचा साइकिल चलाना सीखूं। जब आप साइकिल चलाना सीख गए तो आप सक्सेस हो गए। जब आप स्कूल में एडमिशन किए तो आप सक्सेस हो गए। जब आप कॉलेज में पढ़ने लगे या कोई आपने बुक में चैप्टर पूरा किया तो आप सक्सेस हो गए। साथियों, ये बात और है कि हम मानते नहीं। इन छोटी छोटी सक्सेस को जब हम मानने लगेंगे तो बड़ी सक्सेस यूं मिल जाएगी। बस हम हर छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना सीखें कि अगर आप यूनिट टेस्ट में मार्क्स आपके अच्छे हैं तो खुश हो जाओ, 2 चॉकलेट लेके आओ। इन पेरेंट्स भी अगर बैठे हैं तो उनको इतना सेलिब्रेट करो कि छोटी छोटी खुशियों से बड़ी खुशियां आसानी से मिलने लगे। बहुत सारे स्टूडेंट आए और मैं सोच रहा हूँ चारों टीम जो है बहुत खुश है कि हम इतने सारे स्टूडेंट के कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा परिचय चाहूंगा स्टूडेंट का। कितने स्टूडेंट कॉलेज से हाथ ऊपर करें?
कितने लोग कॉलेज से आए हैं? कॉलेज वाले स्टूडेंट, उनके लिए एक बार तालियां बजाते हैं जो कॉलेज से भी आए हैं, जिन्होंने 12th पास कर लिया। अच्छा, कितने लोग 12th वाले हैं वो हाथ ऊपर करें, इनके लिए भी तालियां। कितने स्टूडेंट 11th वाले हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। कितने स्टूडेंट 8th वाले हैं, उनके लिए भी तालियां। और कितने स्टूडेंट 9th और उससे कम हैं, उनके लिए तालियां। साथियों, मैं बहुत ध्यान से देखा हूं, स्टूडेंट कुछ किसी ने हाथ ऊपर नहीं कर रहे, ऐसे बैठे हुए कि हमसे तो किसी ने पूछा नहीं। अरे मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। और हमारे साथ कुछ टीचर भी हैं, मैं टीचर चाहूंगा जो है वो अपने स्थान पे खड़े हो जाए एक बार। जितने टीचर आए बच्चों को लेके, उनके लिए तालियां हो जाए, क्योंकि उनका साथ है ये प्रोग्राम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी टीचर का, क्योंकि आपके प्रयास से हमारे बच्चों से बात कर पा रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे समाज सेवी, पेरेंट्स, JCI, भारतीय सिंधु सभा, स्टडी सोच और NCP से वाले हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। साथियों, जब हम पढ़ते हैं ना, सिर्फ 3 छोटी छोटी बातें याद रखें। मैं 3 छोटी बातों एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, उन 3 बातों को अगर फॉलो कर लेना, जिंदगी का छोटा सा एग्जाम या बड़े से बड़े एग्जाम पार कर सकते हैं। पहली बात, 3 बातें क्या है, पहले तीनों बातें देखें। रिस्पॉन्ड वर्सेस रिएक्ट, मैं समझाऊंगा ये क्या है। दूसरा 100% और तीसरा प्लानिंग। पहली मैं बात करूंगा रिस्पॉन्ड वर्सेस रिएक्ट। ये क्या होता है रिस्पॉन्ड और क्या होता है रिएक्ट? जनरली जब हमारे पास कोई समस्या आती है तो हम रिएक्ट करने लग जाते हैं, डर जाते हैं। किसी भी सक्सेस व्यक्ति की स्टोरी आप पढ़ोगे, मैं बहुत सारे व्यक्तियों की स्टोरी पढ़ी जिसमें 2 बातें कॉमन है। एक तो बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना, और दूसरा जब समस्या आए तो उसे डील करने के लिए पीछे नहीं हटे। दोस्तों, जिंदगी में आप बड़ा सपना देखोगे ना तो बहुत समस्या आने वाली है। उन समस्याओं को अगर झेलने के लिए तैयार हो तो रिस्पॉन्ड करना सीखें, रिएक्ट करना नहीं। मैं अब एग्जांपल के साथ बता रहा हूं आपको। जैसे एक लेडीज की किटी पार्टी चल रही थी, लेडीज की पार्टी चल रही थी, उसमें एक कॉकरोच एक लेडीज के कंधे पे आके बैठ गया और लेडीज चिल्लाने लगी, कॉकरोच आ गया, कॉकरोच आ गया, और पूरे जो खाने के सामान थे वो फेंका गया। दिस इज कॉल्ड रिएक्ट। उसके बाद वो कॉकरोच उठ के दूसरी महिला पे चले गया, वो और चिल्लाने लगे। बाद में वेटर आता है, वो कॉकरोच उसके कंधे पे चले जाता है, वेटर बाहर आता है और कॉकरोच को ऐसे देखता है। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड। मेरी बात समझ पा रहे हैं? समस्याएं बहुत आएगी दोस्त। आप जब एग्जाम देने जाते हो ना, तो पहला क्वेश्चन देख के आप डर जाते हो, माय गॉड इतना कठिन क्वेश्चन, और उस कठिन क्वेश्चन के चक्कर में आप जो याद किए वो घबरा जाते हो, भी भूल जाते हो। वो है हमारा रिएक्ट करना। तो रिस्पॉन्ड करना क्या कि मैं पढ़ के आया हूं, अभी आगे क्वेश्चन को देखूं, आगे क्वेश्चन देखूं, बन जाएगा मेरा क्वेश्चन। हर समय अगर हम रिस्पॉन्ड करना सीखें। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जाम में बैठे हो आप और आपकी पेन नहीं चल रही है। एक इमेजिन करो, एक बड़ा एग्जाम देने आए हो आप, 12th का एग्जाम, और आपकी पेन नहीं चल रही है दोस्त, पेन खराब है आपका, तो आप क्या करते हो? डर जाते हो, रिएक्ट करने लग जाते हो। अरे शांत हो जाओ, वो सोचो पेन किसी और के पास भी डबल होगी, मैं उससे ले लूंगा। मतलब जब समस्याएं आती है ना तो उसको कैसे सॉल्व करना है, सो व्हाट, मैं कर लूंगा यार, सो व्हाट। अगर मैं स्कूल जा रहा हूं, अगर मेरी साइकिल खराब हो गई तो दूसरे का साथ लूंगा। लेकिन अगर आप घबरा गए दोस्त, अगर आप घबरा गए ना, तो जो क्वालिटी है वो भी आप भूल जाओगे, जो आपको याद रहेगा वो भी भूल जाओगे। तो पहला कि जब भी कोई समस्या आए, मैं आपको इतना चैलेंज कर सकता हूं कि जिंदगी में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। भगवान ने जितनी समस्या देते हैं ना, वो परीक्षा लेने के लिए कि आप रिस्पॉन्ड करते हो या रिएक्ट करते हो। और जब आप रिस्पॉन्ड करते हो ना, तो भगवान भी बोलता है इसको आगे बढ़ाओ, ये मजबूत आदमी है। तो हमेशा जिंदगी में सोचे कि मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, रिएक्ट नहीं। दूसरी बात, रुक जाना नहीं,
साथियों समस्या तो आएगी, लेकिन कहीं रुक गए तो वही स्टॉप हो जाओ। रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। किसी में इतनी ताकत नहीं जो मुझे रोक सके, क्योंकि मैं रिस्पॉन्ड करना सीख गया हूं। दूसरी बात, जिंदगी मैंने 3 बातें बोली, अगर 3 बातों को फॉलो करें ना तो कोई समस्या है ही नहीं हमारे जीवन में, और हम कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। पहले मैंने बताया रिस्पॉन्ड करना, दूसरी बात है प्लानिंग करना। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, प्लानिंग कैसे करते हैं हम। जैसे आप लोग टाइम टेबल बनाते हो कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी, ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी, दैट इज द प्लानिंग। फिर आप क्या करते हो पता है, अपने दोस्त को फोन किए, तू क्या पढ़ रहा है? वो बोला मैं अभी इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। और आप क्या पढ़ रहे थे? हिंदी। और यार इंग्लिश का, फिर चलो उठा के इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देते हैं। दैट इज नॉट प्लानिंग। प्लानिंग बनाने के लिए खुद की योग्यता के अनुसार बनाना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटिंग में फाइनल में 2 ग्रुप होते हैं। अब कोई कोई 1 ग्रुप देता है, कोई बोलता है मैं 2 ग्रुप दूंगा। जिसकी 2 ग्रुप की योग्यता है वो 2 ग्रुप देगा, जिसकी 1 ग्रुप की योग्यता है वो 1 ग्रुप देगा। एक व्यक्ति था जो पास हो गया इंटरमीडिएट में, फाइनल के लिए मैंने उसको बोला 1-1 ग्रुप देना। बोले नहीं, मेरे दोस्त बहुत ग्रुप दे रहे, मैं भी बहुत ग्रुप दूंगा, मुझे जल्दी सीए बनना है। मैं बोला भाई तेरी शादी हो गई, बच्चा हो गया, तू 1-1 ग्रुप दे, नहीं दे पाएगा। बोले नहीं, मेरी दोस्त एक बार में निकाली, मैं भी करूंगा। दोस्तों उसने बहुत ग्रुप दिया, पहली बार में फेल हो गया, दूसरी बार में फेल हो गया, तीसरी बार में फेल हो गया, बोलते 1-1 ग्रुप दूंगा। तो शक्ति कहाँ बची? मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, हम किसी और से कंपेयर करके प्लानिंग नहीं करें, खुद की योग्यता के अनुसार प्लानिंग करें कि मुझे क्या पढ़ना है। सिर्फ पढ़ाई करके सीमित नहीं आता। हम सब पता है क्या करते हैं, गोल भी दूसरों को देख के बनाते हैं, जो मैं आगे बात करूंगा। एक जो ज्वेलर वाला दुकान जो सोना चांदी बेचता है, वो सोच लेता है मेरा बच्चा भी सोना चांदी बेचेगा। एक डॉक्टर सोच लेता है मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। एक इंडस्ट्री सोचता है मेरा बच्चा इंडस्ट्री बनेगा। और हम चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है पापा जो बोलो ना, आगे आपसे बात करूंगा, हो सकता है वो और आगे आपसे निकल जाए। अरे उसकी इच्छा क्या है, वो क्या बनना चाहता है वो भी तो जान ले। वो कुछ और तो नहीं सोच के रखा कि हमने पहले उसका भविष्य तय कर लिया। या बच्चे अपनी बात सुनते हैं या चुपचाप सुन के वो ग्रहण कर ले जो बड़ों ने कहा। साथियों अपनी इच्छा बताना इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार ताइवान से फ्लाइट में आ रहा था, ताइवान में फ्लाइट में बैठा था, मैं बैठा था पहले, फिर मेरी वाइफ बैठी थी, फिर एक और व्यक्ति बैठा था। उस फ्लाइट का क्या नियम है कि नाश्ता देके गए, लेकिन ज्यादा बात नहीं करते, इशारों में बात करते हैं। नाश्ता देके गए, उसके बाद चाय देके गए। अच्छा उसमें नियम क्या है, अगर आपको चाय चाहिए तो कप सीधा रखो, और चाय नहीं चाहिए तो कप उल्टा रखो। तो मुझे और चाहिए, चाय चाहिए थी तो मैंने कप सीधा रखा। मेरी वाइफ को चाय नहीं चाहिए थी तो उसने कप उल्टा रख दिया। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था ना, वो कप को सुला दिया। तो एयर होस्टेस समझ में नहीं आ रहा है इसको चाय चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसे पूछती है व्हाट डू वांट, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो यहाँ का आदमी मुझे बोलता है भैया क्या बकबक कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोला बकबक नहीं कर रही है, आपसे पूछ रही है चाय चाहिए कि नहीं चाहिए, आप कब क्यों सुला दिए हो? तो बोलता है मैं कब इसलिए सुला दिया हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ चाय है तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब उसमें भी मैं अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए। तो जिंदगी के फैसले कैसे लेंगे दोस्त? आज इस सेमिनार में जब हम जाएंगे तो ये निर्णय करके जाएंगे, मैं अपनी योग्यता के अनुसार काम करूंगा, जो मुझ में टैलेंट है उसको बाहर निकाली करूंगा। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूं लाइव कि कैसे लोग दूसरों को देख के अपना गोल सेट करते हैं, कैसे कुछ लोग खुद गोल सेट करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी बात 100%। ये 100% क्या होता है पता है? जीवन का ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप कभी फेल हो ही नहीं सकते अगर आपने फॉलो किया। 100% का मतलब क्या है? एक समय पे एक काम करना और पूरी तन्मयता के साथ करना। दोस्त मैं ये नहीं बोलता कि आप हर समय पढ़ाई करते रहो। जब आप पढ़ाई करो तो भूल जाओ दुनिया, भूल जाओ पेरेंट्स। अच्छा मूवी जाते हो तो किताब लेके जाते हो? नहीं, क्योंकि मूवी देखते हो 100%। तो जब आप एक काम करो, जब आप दोस्तों के साथ रहो तो भूल जाओ पढ़ाई, जब आप फैमिली के साथ रहो तो भूल जाओ और कुछ, और जब पढ़ाई करो तो भूल जाओ दुनिया से पढ़ाई। तो 100%। अब हम ये सोचेंगे कि जिंदगी में ऐसे कौन से काम है जो मैं 2 काम एक साथ करता हूं। मैं आपको याद दिला रहा हूं,
आप मैं बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, आप ध्यान देना। जब मैं टीवी देखता हूँ तो खाना खाता हूँ, दिस इज नॉट 100%। न मैं टीवी का मजा ले पा रहा हूँ ना खाने का, और कुछ समय के बाद लगेगा कि मैं मोटा क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता दोस्त आप कितना खाना खा रहे हो क्योंकि आप टीवी देख रहे हो। आजकल मैं जो पेरेंट्स बैठे उनको भी बोलना चाहता हूँ, आज आपका बच्चा अगर खाना नहीं खाता तो उसको मोबाइल दिखा के खाना खिलाते हो, उसको बेवकूफ बना के खाना खिलाते हो कि बेटा तू खाना खा लो। दिस इज नॉट राइट वे। अभी से अगर हम उसको ये शिक्षा देंगे तो आगे चल के वो क्या करेगा। दूसरी बात, हम और दो काम क्या करते हैं एक साथ। अच्छा, कितने ऐसे मल्टी टैलेंटेड लोग हैं जो गाड़ी चलाते समय मोबाइल का यूज करते हैं? कितने लोग हैं? दो चार हाथ बस, बाकी लोग नहीं है मल्टी टैलेंटेड। कभी एक बार भी किए हैं? कभी एक बार भी किए हैं? ओके, हाथ नीचे। अच्छा यार, एक बात बताओ मुझे, मैं इसकी बात करूंगा, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो उसमें मम्मी पापा का कोई रोल है कि नहीं उसमें? हाँ या ना? क्या रोल है मम्मी पापा का? पैसा देते हैं बस, हाँ या ना? हाँ ना? क्योंकि मम्मी पापा क्या करते हैं दोस्त, वो आपको बाद में समझ में आएगा जब आप बनोगे मम्मी पापा। अभी मैं आपको अनुभव बताता हूँ, जब आप बाहर जाते हो ना पढ़ने, तो मम्मी का टुकड़ा निकल के जा रहा है। मुझे पता है कि जब बाहर बच्चा पढ़ता है ना, तो जो उसकी मम्मी खाना खाती है तो बच्चे से पूछती है बेटा तू खाना खाया कि नहीं। जब वो सोती है तो बच्चे से पूछती है बेटा तू सोया कि नहीं। हर समय उसे बच्चे का ध्यान रहता है कि मेरा बच्चा खूब सुखद है कि नहीं, अगर घर से बाहर जा रहा है। मुझे याद है मेरा एक एग्जाम था चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और दीपावली के समय एग्जाम था। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि बेटा नया कपड़ा सिलवा दे। मैं बोला मम्मी चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम में मजाक थोड़ी, मैं नया कपड़ा सिलवाऊंगा, मुझे दीपावली नहीं मनाना है, मुझे पढ़ाई करना है क्योंकि मेरी जिंदगी का गोल है। अरे बोले बेटा सिलवा ले। मैं बोला नहीं मम्मी प्लीज। मैंने नहीं सिलवाया कपड़ा, और एग्जाम दीपावली के दूसरे दिन एग्जाम था। तो मम्मी ने क्या किया, किसी ने नॉक किया, मैं अंदर पढ़ रहा था कि पूजा में तो आ जाओ। तो मैं पूजा में गया दोस्त, मैं देख रहा हूँ मम्मी नहीं दिख रही है। मैं आसपास देखा कि मम्मी कहाँ है, बाकी सबको देख रहा हूँ, मेरी भाभियों को, मेरे भाइयों को, मेरे भतीजों को, सब नया कपड़ा पहन के दिखाई। अच्छा लगा था बहुत। और मैं मम्मी को दिखा तो कोने में थी, मम्मी आप नया कपड़ा नहीं पहने तो क्या बोलती, अगर तू नहीं पहनेगा तो मैं कैसे पहन सकती। ये होती है मम्मियाँ। साथियों, पूरा जीवन हमें मम्मियाँ देते हैं। अब मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, अब उसको ध्यान से सुनना। एक लड़की उड़ीसा से आई थी सीए करने के लिए। उसकी एक ही आदत थी दोस्त, बस गाड़ी चलाते मोबाइल का यूज करना। उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट पे एक्सपायर हो गई वो लड़की। लेकिन आपको पता है उस लड़की को देख के मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मुझे दुख उसकी मम्मी पापा का हो रहा है। कैसे भेजते हैं टुकड़ों को, और बच्चों को इतनी लापरवाही कि वो ये नहीं सोचते जो जीवन हमारा है वो हमारा नहीं है दोस्त, वो जीवन मम्मी पापा का है जिन्होंने हमको दिया है। हम उनकी संतान, उनकी संपत्ति है, किसी और की संपत्ति के साथ मैं कैसे छेड़छाड़ कर सकता हूँ। मुझे तो आश्चर्य होती, घृणा होती है कि आजकल लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। ये सोचते हैं कि मैं किसकी संतान हूँ, किसने मुझे भेजा। हमें अधिकार नहीं है दोस्त। मैं इसलिए बोला कि समस्याएं आएगी, बट रुक जाना नहीं, उसे हम पार करें उन समस्याओं को, और ऐसी गलतियां हम नहीं करें। साथियों, 100% की जो मैं बात कर रहा था, अगर आप 100% करने लगे ना तो समझ लो आप हर जगह सक्सेस। अच्छा मुझे बताओ, आज सभी बैठ गए, अपने जो गेस्ट हमारे आए हैं सभी सामने बैठे हैं, कितने लोगों ने आज सुबह ब्रश किया? सभी ने? सबने ब्रश किया? ओके। अच्छा मुझे बताओ, कितने लोगों ने 100% ब्रश किया? ओके। साथियों मुझे ये बताओ, डॉक्टर साहब बैठे हैं गजवानी साहब, अगर सभी लोग, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सुबह उठ के ब्रश नहीं करेगा? आई थिंक नॉट। हम लोग ट्रेवल में भी जाएंगे तो रुक के ब्रश करेंगे, लेकिन फिर ऐसा विज्ञापन क्यों आता है कि हर दूसरे व्यक्ति के दांत में सड़न है? क्यों आता है विज्ञापन, आपको बताऊं? क्योंकि हम ब्रश भी नहीं करते 100%। क्या करते हैं सुनना, जब आप ब्रश, मैं क्या बोला, एक समय पे एक काम करना, पूरी तन्मयता के साथ करना, फिजिकली और मेंटली। साथियों जब आप ब्रश करते हैं हम सभी, तो हमारे दिमाग में क्या चलता है, अरे गर्म पानी आएगा कि नहीं, स्कूल की लेट हो गई, अभी मेरा लेट हो रहा है, मम्मी नाश्ता क्या बनाई। दिस इज नॉट 100%।
तो 100% क्या, मतलब ये मत सोचना मैं ब्रश करके सिखाने आया हूँ। मैं ये बताना आया हूँ कि जीवन में अगर 100% करने लगे ना तो असफल तो होना ही नहीं है। जब हम ब्रश करें तो एक एक दांत के बारे में सोचें, ये साफ हो रहा है, ये साफ हो रहा है, तीसरा साफ हो रहा है, तो आपको लगेगा शायद जीवन में पहली बार ब्रश कर, और तब आप इंस्पायर होंगे कि 100% क्या होता है। सभी करेंगे ना आप ऐसे? अगर ये 3 बातों को फॉलो कर लिए तो छोटे एग्जाम के और बड़े एग्जाम को फॉलो हम पास कर सकते हैं। लेकिन ये शरीर है मेरा थक जाता है कई बार मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ कि मैं कैसे करूँ। जब मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो भूल जाता हूँ। तो कुछ टेक्निक बताऊं मैं आपको जिसमें आपकी लाइफ में अद्भुत परिवर्तन आ जाए। आप तैयार हैं उसके लिए सब लोग? मैं आपके सामने एक ऐसे टीचर को बुलाता हूँ जिन्होंने ग्रामीण का व्यक्ति है, जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी। योग के 2-3 आसन बताएंगे, आपको आश्चर्य होगा, 100 आसन करने की जरूरत नहीं। उन आसन को अगर आप फॉलो करें ना दोस्त, तो आप जैसे अपन क्या करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं ना दिन भर, वो आसन आपके थकावट की बैटरी है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ वेलकम करें सागर सर। ये अद्भुत परिवर्तन करेंगे आपकी लाइफ में अगर उनको फॉलो करते हैं। मैं चाहूंगा प्रैक्टिकल करके बताएंगे सर। थैंक यू तारवानी सर एंड ऑल आयोजक टीम। जैसा कि अभी बातें हो रही थी 100% की प्लानिंग की, तो मैं अभी आपके सामने कुछ ऐसा योग प्रैक्टिस बताऊंगा जिससे आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस जब आप पढ़ाई करते हैं लंबे समय तक प्रोलॉन्ग सेटिंग या एग्जाम के टाइम, उस टेक्निक को यूज करके आप रिलैक्स हो सकते हैं। तो मैं प्रैक्टिकली अभी अप्रूव करूंगा, उसके लिए आप सब लोग अपने जगह पे खड़े हो जाइए। अभी हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स बैठ के ज़्यादा पढ़ते हैं, सामने झुक के पढ़ते हैं, तो हमारी पोस्चर का बड़ा समस्या हो रहा है। हम झुक रहे हैं फॉरवर्ड, जिसके कारण हमारी कंसंट्रेशन लेवल और हमारे शरीर में थकान ज़्यादा हो रही है। तो पहला टेक्निक सिंपल, आप अपना को स्ट्रेच करें, अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करें। सब लोग आप जानते हैं बहुत फेमस योगा में एक आसन है जिसको हम बोलते हैं ताड़ासन। जिसको खड़े होने में तकलीफ है वो बैठ के भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें, सभी अपने दोनों पंजों के बीच शोल्डर के बराबर गैप दीजिए। देखिए सही तरीके से करना का बड़ा महत्व है। दोनों पंजों के बीच शोल्डर के बराबर गैप दीजिए। दोनों पंजा ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। 11 शेप होनी चाहिए दोनों पंजों पे। इसका बड़ा महत्व है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप ऐसे झुक के नहीं खड़े होइए, सीधा खड़े, कंधे को पीछे की ओर घुमाइए और नीचे डाउन करिए। इस तरीके से पोस्चर बनाए। अब दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाइए, दोनों और अपने पाम्स को अप करिए, ऊपर हथेलियों को ऊपर करिए और ट्विस्ट करिए जितना ट्विस्ट कर सकते हैं। अभी वे अब इसके बाद दोनों हाथों और फिंगर इंटरलॉक ऊपर करें। सभी लोग फिंगर इंटरलॉक करें, हाथों को ऊपर। वे अब अपने पंजे को फिक्स करें, नीचे दबाएं और हाथ को स्पाइन को ऊपर खींचे। आप जितना ताकत है उतना खींचने की कोशिश करें। आप थोड़ी देर में देखेंगे आपके शरीर में कैसी एनर्जी का प्रवाह होगा। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें, पंजे को नीचे दबाएं। अब जो जो कंफर्ट है, एड़ी को भी ऊपर उठा लें और होल्ड करें। मैं 10 काउंट करूंगा, आपको होल्ड करना है 10 काउंट। 1 और किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। 2 3 4 जो जो कंफर्ट है आंखें बंद कर लीजिए, इससे और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। 5 6 7 8 9 10। बड़े आराम से हाथों को नीचे कर ले और बैठ जाए। बहुत बढ़िया, आप सभी ने बहुत अच्छा किया। तो ड्यूरिंग आप जब स्टडी करते हैं तो इस तरीके से आप स्ट्रेच कर दें जिससे आपकी शारीरिक और मानसिक संतुलन बनेगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होगा। ये तो एक बॉडी को जो प्रोलॉन्ग हम बैठे हैं उसके लिए था, जिससे हम स्ट्रेच करके अपने आप को थोड़ा रिलीज करें, मांसपेशियों को रिलैक्स करें। सेकेंड, डीप ब्रीथ का बड़ा महत्व है। अभी जैसे 100% की बात हो रही थी, 100% कब नहीं हो पाता। मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो वहां पे क्या होता है कि मैं डिस्टर्ब हो गया, मेरे को कुछ स्ट्रेस आ गया कि अरे यार ये तो याद नहीं हो रहा है, अरे यार वो कुछ थॉट्स, कोई डिस्टर्बेंस ऐसे। तो उस टाइम में आप अपने आप को प्रेजेंट इन माइंड कैसे लाओगे, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है डीप ब्रीथ। बोलते हैं कि ब्रीथ इज द किंग ऑफ माइंड। अगर आपको मतलब आप ऐसा सोचिए कि आपका मन पतंग है
तो आपकी सांस उसकी डोरी। अगर आप अपनी सांस पे कंट्रोल करेंगे तो उस पतंग को, उस मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए डीप ब्रीथ करें, बस सिंपल सा अभ्यास, डीप ब्रीथ। आप सब लोग सीधा बैठ जाएं, दोनों पंजा जमीन पर रहेगा। आपको पहले सांस लेना है और छोड़ना है, बस यही करना है। मैं 6 काउंट करूंगा तब तक आपको सांस लेना है और मैं 8 काउंट करूंगा तब तक आपको सांस छोड़ना है। बस 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे और इसके लिए हम आंखें बंद करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, प्लीज क्लोज योर आईज एवरीवन, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। अब मैं काउंट करूंगा, आप सांस लेना स्टार्ट करेंगे। कम ऑन, सांस लेना स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6। अब सांस को छोड़िए 8 काउंट पे। 1, धीरे धीरे छोड़ना है। 2 3 4 5 6 7 8। आंखें नहीं खोलेंगे, फिर 2 बार और प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहे तो मुंह से भी सांस छोड़ सकते हैं, लेना नाक से ही है। फिर से सांस लीजिए। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6। होल्ड फॉर मोमेंट। अब सांस छोड़िए। 1, बहुत धीरे। 2 3 4 5 6 7 8। एक लास्ट टाइम करेंगे, जितना धीरे इनहेल कर सकते हैं, जितना धीरे एक्सहेल कर सकते हैं। कम ऑन, 1 इनहेल करिए, 2 3 4 5 and 6। होल्ड ब्रीथ जस्ट फॉर मोमेंट। अब एक्सहेल के साथ सारे स्ट्रेस को, सारे तनाव को बाहर निकालना है। कम ऑन, एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। थोड़ी देर आंखें बंद करिए और थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। जस्ट फॉर मोमेंट क्लोज योर आईज एंड फील द कॉन्फिडेंस, फील द एनर्जी, फील द रिलैक्सेशन। अब बड़े आराम से आंखें खोल। बस इस तरीके से बेसिक प्रैक्टिस करके आप अपने आप को, जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप एग्जाम टाइम रहते हैं, इस टाइम आप इस 2 प्रैक्टिस से आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए वापस आदरणीय चिकन तारवानी जी को मंच देना चाहूँगा और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। जोरदार तालियां साझा करते हैं। तो छोटे छोटे इससे साथी ध्यान रखेंगे, हमने बहुत डिस्कस करके तैयार किए थे कि आसन में बताएंगे। और अब हम बात करते हैं अपने बड़े लक्ष्य की तरफ चलते हैं। ये तो छोटा लक्ष्य था, एग्जाम का। अब हम बात करते हैं जीवन के बारे में। और मैं चाहता हूं ऑनेस्टली आप लोग हाथ वो लोग ऊपर करेंगे जिन्होंने अभी से सोच रखा कि मैं भविष्य में ये बनने वाला हूं। सर, कितने लोगों ने, ईमानदारी से कितने लोगों ने? नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाथ दीजिए। पिछली बार एक सेमिनार में मैं एक लड़के से हाथ ऊपर किया था, मैं बोला देखो आप हाथ ऊपर कर रहे हो, लेकिन पिछली बार एक ने हाथ ऊपर किया, मैं बोला बताओ बड़े होके क्या करना चाहते हो? तो बोलते सर बड़े होके मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे मैं बोला वो नहीं पूछ रहा हूँ, आपने जिंदगी का गोल क्या बनाया, क्या बनना चाहते हो? तो बोला बड़ा होकर मैं दूल्हा बनना चाहता हूँ। साथियों, रिसर्च क्या बताती है, 80% लोग अपना गोल ही सेट नहीं करते, बस चले जा रहे हैं भीड़ में। 11 किए, 12 किए, ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, तो आप भी उसी भीड़ में रहेंगे। 80% लोग आप सोच रहे हो जो सोचते नहीं अपने बारे में, या सोचते हैं तो उसे अगर समस्या आ गई तो बैक हो जाते वापस। एक लाइन में बोलता हूँ हर समय, आपकी असलियत आपकी योग्यता से जाहिर नहीं होती, वरन आपके फैसलों से होती। सामना फिर से सुनना मेरी बात, आपकी असलियत आपकी योग्यता से जाहिर नहीं होती, वरन आपके फैसलों से होती है। दोस्त, आप में कितना टैलेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने इंटेलिजेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस टैलेंट का आपने निर्णय क्या लिया वो महत्वपूर्ण है। अगर आपने सही समय पे सही निर्णय ले लिया, सही समय पे ये वाला हम क्यों करते हैं बता आपको, 9, 10, 11, 12 दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जब आपको भविष्य के बारे में, अभी जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, अब समय है कि हम उस 80% में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने सेमिनार अटेंड किया है, तो हम 20% में आएंगे कि मैं अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा कि मुझे क्या करना। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे।
साथियों, 3 प्रकार के लोग होते हैं। सोचना अभी किसमें आते हैं? एक वो जो सोच ही पैदा नहीं करते कि मुझे क्या करना है, बस चलते जाते हैं भीड़ में, चलते जाते हैं, मतलब एक दिमाग में बैठते हैं कि मुझे कुछ गोल सेट करना है। और ऐसे है कि भैया हम क्या कर पाएंगे सर, हम छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, आपको बताओ, एक बार मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति आया, ऑटो चलाने वाला। ऑटो चलाने वाला, मैं बोला बताओ भाई, चार्टर्ड अकाउंट के पास जनरली बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, मैं बोला आप बताओ कैसे? बोले मेरा बेटा लाया है साथ में। मैं बोला क्या हो गया उसको? बोले वो पागल हो गया। तो मैं पागल हो गया तो पागल खाने में ले जाओ, मेरे पास क्यों लाया? बोलते नहीं सर, अलग टाइप का पागल हुआ। बोला कैसे? बोलते हैं सर आपको पता नहीं, आपके घर के आगे हमारा ही घर है, 2-3 घर के बाद आप जब रोज ऑफिस जाते हो ना, तो मेरा बेटा बोलता है मैं सर के जैसे बनूंगा। सर हम कहाँ बन पाएंगे सर, हम कहाँ सर, छोटे आदमी ऑटो चलाने वाले, हम लोग इतनी बड़ी सोच नहीं कर सकते सर। मैं बोला बच्चे को बुलाओ। दोस्त मैं आपका अभी विजिट करूंगा। जब उस बच्चे से मैं बात कर रहा था, मुझे लगा इसके तो इरादे मुझसे भी बुलंद है, इसको सीए बनने से कौन रोक सकते हैं? और वो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सिर्फ सोच ही तो बनानी है दोस्त। और सोच में क्या जाता है पता नहीं, लोग अपने आप को इतना गरीब समझते हैं कि मैं सोच कैसा पैदा करूं। ट्रेन में एक व्यक्ति रोटी खा रहा था, उसको सब्जी नहीं था, तो क्या कर रहा था, कुर्सी में लगा के खा रहा था। मैं बोला सब्जी तो दिख नहीं रही, क्या कर रहा है? सुन रहे हो, रोटी का टुकड़ा तोड़ रहा था और कुर्सी में टच करके खा रहा था। अरे मैं बोला क्या लगा इसमें, कुछ सब्जी तो है नहीं। बोलते नहीं सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं सोच रहा हूँ, ऐसे सोच रहा हूँ मैं कि इसमें चटनी लगे और चटनी को लगा कर मैं खा रहा हूँ। अरे मैं बोला सोचना ही तो, चटनी क्यों सोच रहा है, पालक पनीर सोच रहा है, तेरे को सोचना ही तो है भाई, बड़ी चीज सोच पैदा करना है दोस्त कि मैं भी कर सकता हूं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है क्या, और किस्मत में जो लिखा है कोई छीन नहीं सकता। सोच है सही, मेरी भी सोच है साथ, लेकिन किस्मत ऐसी नहीं आती। मैं आपको एक आपको स्टोरी बताऊंगा जो मैंने लेख में पढ़ी थी। आप सबने राजीव नदी देखे हो? कितने लोग देखे राजीव नदी? गुड। राजीव नदी के बीचों बीच एक मंदिर है, देखिए। एक बार वहां मेला लगा हुआ था, उस मेले में बहुत सारी भीड़ थी और अचानक तेज बारिश चालू हो गई, लोग भागने लगे बारिश से। बारिश और तेज हो गई तो क्या वहां के जो गवर्नमेंट थे ना, उन्होंने वो भेजा, ऑटो भेजी, गाड़ियां भेजी, जल्दी बैलगाड़ी में बैठो आगे बढ़ो। सब आगे बढ़ गए, लेकिन पानी इतना बढ़ गया कि बैलगाड़ी जाना भी मुश्किल था। लोग मंदिर के ऊपर चढ़ गए। जब मंदिर के ऊपर चढ़ गए तो वहां की गवर्नमेंट ने नाव भेजा कि भाई इसमें चढ़ जाओ, बारिश बहुत तेज होने वाली है। तो लोग नाव में चढ़ने लगे, 2 नाव, 4 नाव, 5 नाव, और वहां पे 4 लोग सिर्फ बचे। फिर दूसरा नाव गया, उसमें 3 लोग, उसको जो एक आदमी बैठा बोले आओ आप भी, बोले नहीं मैं नाव में नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। ये लोग क्या करेंगे? भाई तुम चलो, डूब जाओगे, बारिश तेज हो रही, बोले नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। नाव में सब लोग चले गए वापस। पानी इतना बढ़ गया कि मंदिर में डूबने लगा और वो मंदिर के ऊपर चढ़ गया। गवर्नमेंट वहां की टीम क्या करती है, हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकती है, भैया इसके ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर जाओगे, बहुत बारिश है। क्या बोलता, अरे तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। साथियों पानी और तेज हो गया और वो डूब गया, मर गया। भगवान को बोलता है, शिकायत करता है भगवान के पास, भगवान तूने क्या किया, मैं कितना विश्वास था तेरे ऊपर कि मेरा भगवान मुझे बताएगा। भगवान उसे बोलता है जो गाड़ी भेजा, जो नाव भेजा, जो हेलीकॉप्टर भेजा, किसने भेजा? मैंने तो भेजा। तू पहचान नहीं पाएगा तो मैं क्या करूं? ये बात समझ पा रहा है? जो सुविधा में मिले भगवान ने भेजा है। अगर आप चुपचाप हाथ में हाथ धर के बैठे रहोगे कि जो मेरी किस्मत में होगा मुझे तो अपने आप नहीं होने वाला है, करना पड़ेगा। बोलते ना कुछ पाने के लिए कुछ होना नहीं पड़ता, पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और नहीं करेंगे तो जो आपकी किस्मत में भी है ना वो भी नहीं मिलेगा। तीसरे प्रकार के लोग क्या होते हैं? जो बचपन से सोच लेते हैं मुझे क्या करना, जैसे कुछ लोगों ने सोचा होगा, अगर वो नहीं सोचा होगा मैं बड़ा होकर शादी करना चाहता हूँ, वो बात नहीं होगी। तो कुछ लोगों ने सोच लिया कि मुझे क्या करना है सर, मैंने सोच लिया है सर, मैं निर्णय ले लिया, ऐसे भी होते हैं तीसरे प्रकार के लोग। ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा बच्चा अपने पापा जब उसके आते हैं दुकान से, उसको बोलते हैं मुझे क्रिकेट देखना। पापा बोलते हैं उसमें टीवी नहीं हुआ करती थी, तो पापा को बहुत जिद करते चलो मुझे मैदान में क्रिकेट दिखाओ।
बोले नहीं नहीं अभी सो जाओ। बोले नहीं नहीं पापा दिखाओ। तो पापा है ना, बच्चे को लेके चले गए और बड़ा क्रिकेट मैदान, आज पहले टास हुआ, एक टीम खेली, दूसरी टीम खेली, क्रिकेट खत्म हो गया, कोई एक टीम जीत गई, लोग पूरी भीड़ भरी हुई थी ऐसे ऑडिटोरियम में। जब टीम खत्म हुई सब लोग जाने लगे और ये पापा अपने बच्चे को देख रहा है, यार ये कुछ हिल नहीं रहा है, कंटिन्यू से देखे जा रहा है। पापा बेटे को बोलते हैं बेटा चलो, सब लोग चले गए, मैच खत्म हो गई। बेटा क्या बोलता है, सुनो पापा मैच अभी खत्म नहीं हुई है, मैच उस दिन खत्म होगी जब मैं अपने देश के इस मैदान में खेलूंगा। और आपको पता है वो कौन है? सर डैन ब्रैडमैन, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। तो सोचना है बचपन में बस मुझे क्या करना है। हम अगर ये तय कर लिए कि मुझे गोल बनाना है, अब बनाने के लिए 3 तरीके होते हैं, मैं कैसे गोल सेट करूं? तीन तरीके हैं गोल सेट करने के। पहला मैंने बताया ना, 100 लोगों में 80 लोग तो गोल सेट नहीं करते, लेकिन अब हम किसमें आते हैं? आप सब 20% में। साथियों सुन के आश्चर्य होगा, जो रिसर्च बताती है जो 20% गोल सेट करते हैं वो भी कैसे करते हैं, सुन लो। दूसरों को देख, टीचर ने बोला बेटा तेरे मैथमेटिक्स मार्क्स अच्छे हैं, चलो तुम साइंस ले लो, चलो तुम कॉमर्स ले लो, तुम्हारे मार्क्स कम है तुम आर्ट्स ले लो। 2 आवाज होती है दोस्तों गोल सेट करने की, बाहर की आवाज और एक अंदर की आवाज। पहला व्यक्ति क्या करते हैं, सब बाहर की आवाज सुनता है कि जो दूसरा कर रहा है उसको देख के चलो मैं भी ये करता हूँ, सीए कर रहा है तो मैं भी सीए कर रहा हूँ। खुद के बारे में जानते ही मेरे में क्या होता है, 20% में से 70% लोग दूसरों को देख के गोल सेट करते हैं। और कितने सक्सेस होंगे बताओ। एक छोटा बच्चा था ना, जब वो खिलौने जब भी उसको मिलते थे ना तो क्या करता था, खिलौनों को खोल देता था, खोलता था फिर फिट करता था खिलौनों को। पता नहीं उसकी आदत थी, खिलौने में खेलने में मजा नहीं आता था, उसको खोलना फिर फिट करना। जब बड़ा हुआ तो वो लैपटॉप को खोल के फिर फिट करता था। जब वो कोर्स लेने की बात आई तो उसने बोला मैं इंजीनियरिंग लूंगा। भाई दिख रहा है बच्चा बचपन से इंजीनियरिंग में शौक है, तो उसके पेरेंट्स और बाकी लोग क्या बोले पता है, इंजीनियरिंग का आजकल कोई स्कोप नहीं बेटा, तुम सीए कर लो। तो वो जो इंजीनियरिंग में खेलने वाला सीए करेगा वो कैसे पढ़ पाएगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं। वो भी बोलता है ठीक है भाई, टीचर बोल रहे हैं, मम्मी पापा बोलते हैं तो सुन लो कि सीए कर लेंगे, लेकिन वो सीए कर पाएगा क्या? और चलो वो अगर टैलेंटेड है, वो सीए कर भी लिया तो क्या वो खुश रहेगा, उसको मजा आएगा? साथियों एक मैं आपको और बात बताना चाहूंगा जो रियल में हुई थी मेरे साथ। एक व्यक्ति एमबीए फाइनेंस में था, एक बड़ी कंपनी में सर्विस कर रहा था, बहुत अच्छी सैलरी थी। एक दिन काउंसलिंग के लिए मेरे पास आया, सर मैं बहुत परेशान हूँ। बोलते हैं क्या हो गया? सैलरी अच्छी है। बोले सर पूरी लाइफ झंड हो गई, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, सैलरी इतनी मिल रही है लेकिन लाइफ मेरी परेशान है, दिन भर वही काम करो, इतना टाइम दो। तो मैं बोला क्या करना चाहते हो? बोले मेरे को ये सब नहीं करना था, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, आप सलाह दो क्या करूं। तो मैं बोला भाई वो करो ना जो आपको अच्छा लगता है, क्या चाहते हो आप करना। तो क्या बोलता है, सुनना मेरी बात ध्यान से। बोलता है हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है जो इवेंट का काम करता है, इवेंट मैनेजमेंट का, मैं भी इवेंट का काम करूंगा। अच्छा मैं बोला गुड, अच्छी बात है, आपने सोच लिया। तो मैं बोला वो व्यक्ति ना रोज रात को 4 करेले खाता है, वो भी आप रोज 4 करेले खाएं। बोलता वो क्यों खाऊंगा? तो मैं बोला फिर तुम क्या कर रहे हो, बाहर की आवाज सुन रहे हो, उसको देख के तुम गोल सेट कर रहे हो क्योंकि वो इवेंट करते हैं तो मैं भी इवेंट करूं। अरे दिल की आवाज सुनो, अंदर की आवाज सुनो। सर सुनो ना मेरे क्या बोलते हैं, अंदर की आवाज मुझे नहीं आती, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, अंदर की आवाज सुनो। अरे मैं बोला तुमको क्या अच्छा लगता है वो करो। थोड़ी देर सोचने के बाद वो क्या सोचा, सुनना है ध्यान से। थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है कि सर मुझे खाना खाने में बड़ा मजा आता है। मैं बोला वो तो दिख रहा है तुम मोटू हो तो खाना तो बहुत खाते ही होंगे। बोला नहीं वैसी बात नहीं, पूरी बात सुनो, सिर्फ खाना खाने में नहीं, खाना खिलाने में मुझे बड़ा मजा आता है। बोला ये हुई ना बात, अंदर की आवाज है, तुमको क्या पसंद है वो तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब तुम वो काम करो। तो बोलते हैं कि चलो मैं रेस्टोरेंट खोलता हूँ सर, चलो आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा और मेरा गोल सेट हो गया, मैं रेस्टोरेंट खोलता हूँ। तो मैं बोला कहाँ खोलूंगा? बोले मॉल में खोलूंगा। बड़ा मजा आएगा। बोले पहले दिल की आवाज क्या होती है सुनना दोस्त, काम दिल की आवाज मतलब जो काम मैं करता हूँ मैं कभी थकता ही नहीं, मुझे मजा आ जाता है, वो काम होता है दिल की आवाज सुनना। और जिस काम को करने में मुझे पैसे कमाने की चिंता नहीं, वो होती है अंदर की आवाज, और उसको आगे अंदर की आवाज। ठीक है, मुझे बोलते हैं मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा।
अब मैं बोला चलो रेस्टोरेंट खोलो, हिसाब लगाया कितना कितना लगेगा, तो उसने टोटल बजट बनाया लगभग 45 से 50 लाख रुपए लगेगा। मैं बोला खोल लो, तो तुम्हारे पास कितने हैं? बोला 3-4 लाख। अरे मैं बोला कैसे खोलोगे? तो क्या बोलते हैं तेरे पास घर पापा तो गिरवी रख देंगे नहीं, मैं कैसे करूँ? तो मैं उसको तुरंत बोला नहीं खोल सकते हो तुम। बोले कैसे खोलूंगा, पैसे नहीं। मैं बोला तुम तो बोले पैसे हैं। बोले कहाँ है सब पैसे? बोला 3 लाख है ना, क्यों 45 लाख का खोलना, छोटा सा दुकान खोलो और वहां चलाओ, तुमको मजा आएगा खाना खिलाने में, तुम आगे बढ़ोगे, फिर रेस्टोरेंट खोलना। बोले नहीं सर वो मैं नहीं कर सकता, छोटा ठेला है, छोटा दुकान कैसे लगाऊंगा? बोले इसमें क्या शर्म है? बोले नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बोला अच्छा तुम्हारा ससुर सोचेगा कि मैं बेटी जो दिया था MBA फाइनेंस को दिया था, ये कर क्या रहा है? बोले अगर तुम खोलोगे तो लोग बोलेंगे पागल हो गया, MBA फाइनेंस छोड़ के अपना छोटा दुकान खोल के रखा है। मैं बोला जिस दिन आपको लोग बोलने लगे ना पागल हो गया, मतलब समझ लेना मैं सही रास्ते पे जाऊंगा। क्योंकि दोस्त दुनिया करने नहीं देती, मुझे क्या करना है करने नहीं देती, इतने थॉट्स आएंगे कि आप भी भर जाओगे। कुछ डिफरेंट करने लगो, जब लोग बोलेंगे पागल हो गया तो मैं सही रास्ते पे जाऊंगा। तो निर्णय वैसा, अंदर की आवाज और बाहर की आवाज। अब आपको पहचानना कि बाहर की आवाज जो बाहर को मैं देख के कर रहा हूँ, क्या अंदर की आवाज से टच हो रहा है। मैं ये नहीं बोलता पेरेंट्स से नहीं पूछो, पेरेंट्स से पूछो उसको। कई बार आप क्या बोलते हो कि मम्मी पापा को मैं बोला मानते नहीं। आपको मैं एक वर्ड बता रहा हूँ, रैशनैलिटी। हमारे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज करते हैं। रैशनैलिटी क्या होता है सुनो। आप अपने पापा को बोले पापा मैं CFA करना चाह रहा हूँ, पापा बोले छोड़ो CFA मैं नहीं जानता। रैशनैलिटी का मतलब है जब आप कोई बात बोलो ना तो पूरे फैक्ट के साथ डाटा कलेक्ट करके बोलो, तो उनको भी लगे कि हाँ जो बोल रहा है वो सही है, वो कर सकता है। अंदर की आवाज और बाहर की आवाज बहुत फर्क है दोस्त। अब एक तीसरा तरीका और है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब ये आप क्वेश्चन करोगे सर अंदर की आवाज समझ में नहीं आता कैसे मैं हम लोग बोले। जिस काम को करने में बार बार मजा आए वो अंदर की आवाज। जैसे मान लो आपको तारीफ होती है, आप म्यूजिक आप डांस करते हो, किसी ने बोला बहुत अच्छा डांस करते हो और आप और आगे बढ़ते जाते हो। साथियों अंदर की आवाज उन लोगों को नहीं आती, उन लोगों बच्चे जो बीच में 2-4 बच्चे खड़े हैं प्लीज बैठ जाए, उन लोगों को नहीं आती जो सिर्फ कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं? अरे यार वो कितना हाइटेड है, अरे वो हाइटेड है, वो उसकी स्ट्रेंथ है तो मेरी स्ट्रेंथ है। हर किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है दोस्त, उससे कंपेयर नहीं करना कि वो क्या कर रहा है वैसे मैं करूं। हर किसी में क्वालिटी है। मैं आपको एक बार बता दूं कि भगवान ने जिसको भी भेजा है ना, हर किसी में खूबियां हैं, बस उन खूबियों को पहचानना है। मतलब जो घर में काम करने आते हैं ना सक्कू भाई हमारे यहाँ, उसमें भी बहुत खूबियां हैं। और इसका मतलब नहीं सक्कू भाई को देखते रहो उसमें क्या खूबियां है, सिर्फ अपनी खूबियां देखना है कि मुझ में क्या खूबियां हैं। सालों तीसरा तरीका और है जो आजकल लोग पता नहीं क्यों फॉलो करते हैं कि ज्योतिषी को दिखाते हैं कि बताओ मैं फ्यूचर में क्या बन सकता हूँ, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। आपके इरादे बुलंद होने दोस्त तो आपकी ज्योतिषी भी क्या बताएगा, आप किस्मत भी चेंज कर सकते हो यदि इरादे बुलंद हो। तो मैं अपनी एक लाइव स्टोरी आपको बता के हम आगे बढ़ेंगे। मैं जब चार्टर्ड अकाउंटिंग का कोर्स कर रहा था तो आर्टिकलशिप एक ऑफिस में कर रहा था और मैं इतना रिजर्व नेचर का जो मैं पहले बताया कि मैं बात ही नहीं करता था लोगों से, बड़ा शांत रहता था। तो एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस मुझे जाना था। मैं सोचा यार एक ज्योतिषी से पूछता हूँ कि भाई मैं दूसरी ऑफिस जाना चाहता हूँ, मतलब मैं दूसरे यहाँ काम करना चाहता हूँ, मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं। और वो ज्योतिषी कौन, वो बहुत टैलेंटेड ज्योतिषी, मतलब जिसमें मेरे भैया ने बताया था कि इसने जो बोला वो सत्य हुआ आज तक। उनकी साबुन फैक्ट्री नहीं चल रही थी, ज्योतिषी ने बोला साबुन फैक्ट्री चलाओ, वो बहुत आगे बढ़ गए। तो मेरा एक्सपीरियंस था कि नहीं ज्योतिषी बहुत सही है। साथियों सुनना, एक छोटा सा बच्चा जो मैं गया उनके सामने खड़े हो गया, सर मुझे एक क्वेश्चन करना है। तो उनका जवाब सुनो क्या था, मेरे एक प्रश्न का 100 रुपये लेता हूँ और तुम्हारी जेब में अभी एक पैसा भी नहीं है। माय गॉड, मैं सोचा तो भगवान है, इसको कैसे पता चला कि मेरी जेब में पैसे नहीं है। मैं सोचा ये तो जो बताएगा सही है। दोस्त कुछ दिन के बाद मैं 100 रुपये कलेक्ट करके उसके पास गया और 100 रुपये का नोट रखा, सर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले पूछो। मैं बोला सर मैं इस ऑफिस से दूसरी ऑफिस जाना चाहता हूँ, वो मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं। मैं उतना भी निर्णय नहीं पता था कि मैं वो सही रहेगा कि नहीं। मैं हाथ दिखा, जो किसी ने मेरा हाथ देखिए, मैं
वो ज्योतिषी क्या बोलते हैं, मैं हाथ नहीं देखता बच्चा, मैं मस्तिष्क देखता हूँ और तुम शांत बैठो, मैं बता रहा हूँ। थोड़ी देर मुझे देखते रहा, उसके बाद क्या बोलता है सुनो। बोलता है तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपने जीवन का, तुम्हारी लाइफ में पढ़ाई है ही नहीं, क्योंकि हमने देख लिया तुम्हारी किस्मत में पढ़ाई है नहीं, तुम बिजनेस करो, कुछ और करो। मेरे जैसा बच्चा जो निर्णय नहीं ले पा रहा है, इतना शांत हो गया, उसका खून रुक गया कि क्या बोले ज्योतिषी, मैंने तो बचपन से सोच के रखा मैं सीए कोर्स करूंगा, आप बोलते हो सीए नहीं कर पाएगा। मैं ऐसे गिड़गिड़ाने लगा, सर ठीक से देखिए ना सर, हाथ देखिए ना, मैं ऐसे गिड़गिड़ाने लगा कि वही मुझे सीए बनाने वाला है। मैं बोला सर फिर से देख, अरे बोले मैं बोल दिया मेरा कुछ भी चांस नहीं है, 1% चांस है पढ़ाई। अरे भाई किस्मत लोग बना के आते हैं, भगवान अपनी किस्मत भेजते हैं, तुम अपनी मर्जी चेंज कर सकते हो क्या? तुम्हारी किस्मत में नहीं है पढ़ाई में, क्लियर बोल रहा हूँ। अब सोचो दोस्त, आप जैसा बच्चा उनसे मैं पूछने गया तो उसके मन में क्या आएगा कि मेरी लाइफ तो खत्म। लेकिन वो चेतन कारवानी बच्चा बाहर निकला और मैं ऐसे गिरा रहा था कि दरवाजे बंद कर दिए, और जैसे मैं उतर रहा था पीछे पलट के मैंने क्या बोला सुना ज्योतिषी को। ज्योतिषी दरवाजा बंद कर दिया था। ज्योतिषी तू मुझे क्या रोकेगा सीए करने से, मैं तुझे सीए बन के दिखाऊंगा, मैं अपनी किस्मत को भी चेंज करके दिखा दूंगा और दोस्त में सीए बने। मैं बोलना ये चाहता हूँ, अगर ज्योतिषी भी बोल देना तो आपके इरादे बुलंद होंगे तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। मैं एक बार खा गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे रोक सके। साथियों ये तो तय है कि दिल की आवाज सुननी है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे बच्चों में ऐसा होगा कि सर मुझे तो पता ही नहीं क्या करना, मुझे आगे करना क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि सब लोग बचपन में क्या बोलते हैं, डॉक्टर बनना। हम बच्चे पता है डॉक्टर क्यों सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि बचपन में हम सिर्फ डॉक्टर को देखे रहते हैं कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, तो आप सोचते हो बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, इसको इंजेक्शन लगाऊंगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं हो क्या बन सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर है। तो असल में कितने कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ओके तो मैं एक ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपके सामने बुलाऊंगा जो कॉमर्स में क्या अपॉर्चुनिटी है, आप क्या कर सकते हो, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे कि कितना जल्दी उन्होंने सीए कर लिया। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ सीए सुरक्षा कारवानी। वो खुद अपने अनुभव बताएंगे, मैं उसके अनुभव नहीं बताने वाला आपको। भारत माता की, भारत माता की। पहले तो आप सब अपने लिए तालियां बजाएं कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आए हैं। जैसे कि सर ने बताया कि मैं आज आपको वो सब डिग्री, सब कोर्सेज के लिए बताऊंगी जो आप कॉमर्स चूज करके ले सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं सीए कैसे बनी। जैसे कॉमनली होता है 12th के बाद सबको डाउट होता है कि हमको फ्यूचर में बनना क्या है, चूज क्या करना है। सेम जब मेरा 12th खत्म हुआ था, मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि मैं करूँ क्या आगे। तो एक दिन मैं बैठी थी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में, तो मेरी मम्मी जो कि यहाँ प्रेजेंट है उसने बोला, मुझे बहुत मोटिवेट किया कि एक बार तो सीए के लिए ट्राई कर। फिर जब रेगुलरली मैं क्लास जाती थी तो वहाँ जो माहौल होता था, जैसे लोग पढ़ते थे, इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, मुझे बड़ा मजा आता था। मतलब थोड़े टाइम बाद तो ऐसे लगने लगा था कि यार क्या सही रास्ता मिल गया, इतनी ज्यादा खुश हो गई। फिर क्या हुआ, सी फाउंडेशन का पेपर हुआ, मैं 1.5 या 2 महीने क्लासेस गई थी और मेरा डिस्टिंक्शन के साथ क्लियर हो गया। 85% मेरे मार्क्स आए थे। फिर तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हाँ ये तो फील्ड अपने लिए ही है। फिर जब सीए इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप दिया था तब मैं फेल हो गई, कुछ चंद 5-10 मार्क्स से मैं फेल हुई थी। तब ऐसे लगा कि यार मतलब बहुत दुख हुआ था उस टाइम। पर फिर मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सीए मेरी शादी हो गई। मैंने अपना सीए फाइनल शादी के बाद ही कंप्लीट किया है, एक बार में ही निकला था मेरा सीए फाइनल। तो मैं आपको वो बता रही हूँ कि सीए बनने के बाद सीए बनना इंपॉर्टेंट होता है। आप कितने अटेम्प्ट देके पास हुए या कितनी बार आपको लाइफ में फेलियर मिली थी वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। दूसरी चीज, कमिंग टू द टॉपिक जो मैं आज बताने आई हूँ कि 12th के बाद आपके पास क्या क्या कोर्सेज है कॉमर्स में जो आप चूज कर सकते हैं।
पहले तो सबसे फॉरमोस्ट कोर्स जो मैं हूँ, आप सीए बन सकते हैं। सीए का टोटल जो इयर्स लगते हैं, जो साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं। 4 साल में सबसे पहले 12th के बाद आपको फाउंडेशन, सब ध्यान दे रहा हूँ इधर। 12th के बाद आप सीधा फाउंडेशन का तैयारी करोगे, फिर आप सीए इंटरमीडिएट भी करोगे, फिर सीए फाइनल करोगे। उसके बाद सीए बनने के बाद या तो आप अपनी ऑफिस खोल सकते हो या तो किसी के अंडर में जॉब कर सकते हो। उसके बाद आप आजकल कंपनी सेक्रेटरीज का बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे बड़ी बड़ी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, या फिर जो बड़ी कंपनीज है, उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है आज लॉ के अंडर में कि उनको कंपनी सेक्रेटरी अपने कंपनी में अपॉइंट करना ही है। तो वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो या फिर अलग से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। उसके बाद आजकल एक दूसरा कोर्स है CFA। वो कोर्स की भी इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है। उसमें 3 लेवल्स होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। वो कोर्स करने के बाद क्या होता है, उस पर्सन को फाइनेंस की इतनी नॉलेज हो जाती है। आजकल शेयर मार्केट कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं। वो शेयर मार्केट की पूरी एनालिसिस करता है, उसको इतनी डीप स्टडी वहाँ पे मिलती है। तो वो कोर्सेज भी जो CFA कोर्स है, उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल। और दूसरा जो कोर्स है एक LLB। मैं आपको सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए बता रही हूँ। LLB का कोर्स भी 12th के जस्ट बाद आप क्लैट का पेपर क्लियर करके नेशनल यूनिवर्सिटीज में ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स पोजीशन ले सकते हो। मैं आज जो भी यहाँ आए सब बच्चों को बेस्ट ऑफ बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में सब बहुत सक्सेसफुल बने। थैंक यू सो मच। जब ये सुरक्षा कानूनी बता रही थी ना कि मैं 1-2 बार फेल हो गई, तो कुछ लोग ऐसे देख रहे अच्छा फेल हो गई, बेटा सीए में सब फेल होते हैं ना, यही फेल होती, मैं भी फेल हुआ था। अच्छा एक बार इसने और कहा कि शादी करने के बाद में एक बार में पास हो गई, तो ये मत समझना कि शादी करने के बाद ही सीए होता है, ऐसे भी कर सकते हो आप। साथियों 2 बातें मैं बोलूँगा, फिर एक वीडियो दिखाऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है, जो मेरे सेमिनार से बिल्कुल टच करता है। 2 बातें मेरी क्या, आने वाले सिर्फ 7 मिनट के अंदर हमारा सेमिनार खत्म होने वाला है, सिर्फ 7 मिनट। और दूसरी बात आपको एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा बच्चों के लिए। स्पेशल गिफ्ट रखी इन टीम ने, जो सामने बैठे लेडीज, तो जो आपने स्लिप डाली ना उसके बेस पे लकी ड्रॉ निकलेगा और उस बच्चे को मंच पे बुला के सम्मान करेंगे, पता नहीं किसी का भी हो। और दूसरा एक रिक्वेस्ट कि सेमिनार के बाद एक फॉर्म आपके अंदर एक किट में फीडबैक था, उसे जरूर भरना। ये वीडियो देखिए पहले बार, यहाँ से देखिएगा वीडियो। मैं मौत में छोड़ दूंगा, हजारों बच्चे जलाऊंगा, बस एक काम करके वायरस को इस दुनिया से उठा लेगा। नर्क में जलाओ उसे, गरम तेल में पकड़ो उसके भगवान तो सुपारी दे रहे क्या? एक सारे तो चुप बैठ। साला आज साल वायरस के साथ सेंटर में फोटो देख रहा था, हम लोग सारे साइड में सड़े होते हैं। इस साल तो पहले सब लोग फोटो देख के बाहर पड़ा था। ये पता है मैं फंस गया था क्योंकि मुझे मशीनों से प्यार है। इंजीनियरिंग मेरा पैशन है। तेरा पैशन पता है क्या है? अबे वो मेरा पैशन है। तू क्या कर रहा है? तेरा पैशन ये लेटर जाके पोस्ट कर। लेकिन है क्या वो? अरे 5 साल पहले से ये खत लिखा अपने फेवरेट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आंद्रे एस्टेबान। इसके बाद उसके पास साथियों मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप समझ गए। सिर्फ अपने टैलेंट को देखना। इस सेमिनार का उद्देश्य तब होगा जब मेरे बच्चे अपने टैलेंट को खोजेंगे कि मुझमें क्या टैलेंट है, मैं वो बन के दिखाऊंगा, न कि बाहर की आवाज के अनुसार या जो मेरी किस्मत में लिखा है। मैंने बताया कि हम अपनी किस्मत को भी चेंज कर सकते हैं अगर इच्छा है तो। साथियों 2 वर्ड होते हैं, एक आसान और एक मुश्किल। अगर मेरा मन खुश है ना तो सब आसान लगता है और आपको लगेगा अगर मेरा मन खुश है तो सब आसान लगता है, मैं कर लूंगा। अरे यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? मेरे भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 पैर है, मेरा भी दिमाग है। ठीक है, इंटरेस्ट अलग अलग होती है।
अब मान लो मुझे किसी को टाई बांधने नहीं आती, बोले मेरी कमजोरी है, मुझे टाई बांधने नहीं आती, तो क्या उस कमजोरी के साथ जिंदगी भर रहेंगे? क्या सीख नहीं सकते हम कि मुझे टाई बांधने आती है? मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि जो चीज कर सकते हो कर लें, लेकिन इंटरेस्ट सबका अलग अलग होता है। देखो वर्ल्ड में कितने अरब करोड़ लोग हैं, किसी की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती, तो विचार कैसे मिलेंगे दोस्त? इंटरेस्ट कैसे मिलेगी? सबकी अलग अलग इंटरेस्ट होती है। 3 तरीके मैंने बताया, बस मैं आपसे यही चाहूंगा कि दिल की आवाज सुनेंगे, जिसको मैंने बताया स्वॉट एनालिसिस करेंगे आप लोग। स्वॉट एनालिसिस किसको बोलते हैं? अपनी स्ट्रेंथ को जानना कि मेरे में क्या शक्ति है उसको पहचानना, मेरी क्या कमजोरी है उसको लिखना, उसको दूर करने की कोशिश करना। और कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं दोस्त जो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काम करते हैं, उनको साथ रखना। कौन लोग? हो सकता है आपका छोटा भाई, भैया मुझे आपके साथ पढ़ना है, भैया जब आप पढ़ते हो मुझे अच्छा लगता है, भैया आप तो हीरो लगते हो, भैया जब आप पढ़ोगे ना तो आप तो बनी जाओगे डॉक्टर, भैया बनी जाओगे ऑफिसर। ये लोग पता है हमारी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों चौथा चीज क्या है समझना, स्वॉट मैंने बोला SWOT। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके गोल से आपको दूर करते हैं, उनका भी ध्यान रखना। क्योंकि आपने सोच तो बना ली कि मुझे ये करना है, लेकिन आपको खींचेंगे लोग दोस्त बहुत, उनका भी पहचानना कि वो कौन है जिनको दूर रखना है। मैं जब ये कोर्स करने लगा ना तो मेरे दोस्त मुझे क्या बोलते थे, ऐसी है जब मैं कोर्स कर रहा था, ये चाय का बिल दे, और बहुत टॉर्चर करते थे। मुझे लगा यार मैं क्या करूँ, ये छोड़ूंगे तो मन में आए, कितना टॉर्चर करते हैं। जैसे तो मैं बहुत बड़ा जुर्म करने लगा, मैं अपराध करने लगा क्या, तो मेरे अंदर की आवाज आई, चेतन तू सीए करना चाहता है, मेरे दोस्तों को छोड़ दे। ये दोस्त क्या करेंगे तुझे, तू सीए कर, इनको छोड़ दे। दोस्त मैं सीए बनाना जिन दोस्तों के सामने सबसे ज्यादा इज्जत मेरी होती है, मैं टेम्पररी छोड़ दिया उनको। क्योंकि ऐसे लोगों को जानना जरूरी है जो आपको उद्देश्यों से खींचेंगे बाहर। कौन मेरा साथ देता है, कौन मुझे दूर करता है, उनको भी पहचानना है। और दोस्त अगर आप ऐसे गोल सेट कर लिए ना तो आसान है अचीव करना, फिर बड़ी मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब आप शिद्दत से कोई चीज को सोचते हो तो वो क्या होता है उससे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो वाला लास्ट वीडियो इतनी शिद्दत से मैंने तो कोशिश की। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। साथियों समझना, अगर आपने दिल से गोल किया तो पूरी कायनात साथ देगी, फिर किस्मत भी साथ देगी। बेटा तो क्या करना चाहते कर लो, जब हमने खुद सोचा। और अभी मैं चाहता हूँ जितने लोग बैठे हैं पार्टनर बना दिया अपने साथ, मेल फीमेल सब अपना अपना पार्टनर बनाए। जो नीचे बैठे हैं वो भी पार्टनर बना देगा और हाथ ऊपर करके दिखाएंगे ये मेरा पार्टनर है। जैसे आप दो बैठे ना, दो लोग हाथ ऊपर करो, यस, सभी पार्टनर बनाएंगे, सभी जितने लोग नीचे बैठे हैं वो भी यस। अपने पार्टनर के साथ हाथ जोड़ के दिखाना है, हाथ मिला के ये मेरा पार्टनर है। अभी तय करो कि कौन पार्टनर ए रहेगा और कौन पार्टनर बी रहेगा, आपस में तय कर लो। और अगर तय नहीं हो रहा तो जिसकी नाक थोड़ी लंबी है उसको ए बना दो। साथियों में करना क्या है, सुनो मेरी बात। मैं अभी एक और व्यक्ति को बुलाने वाला हूँ, मैं आपको पहले आपसे करना क्या है ध्यान से सुनना। पहले ए जो है ना वो तालियां बजाएगा और बी उसे बजाने नहीं देगा, उसे रोकेगा। स्टार्ट करके ए जोर से तालियां बजाएगा, जोर से तालियां बजाए और बी उसे बजाने नहीं देगा। बी बिल्कुल कोशिश करो नहीं बजा पाए, नहीं रोक पाएगा। उल्टा करके बी ताली बजाएगा, ए उसे रोकने की कोशिश करेगा, जोरदार ताली बजाएंगे बी। साथियों मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कोई आपको ताली बजाने से रोक नहीं सकता तो आपके इरादों को कौन रोक सकता है? कौन रोकेगा आपको आगे बढ़ने से? आप क्या करना चाहते हो कर सकते, कोई भी दुनिया में ताकत नहीं जो आपको रोक सके। आपको पता है एक कॉमर्स का बच्ची बताइए, अब आपको कुछ भी सोचो बन जाओगे, मैं आज आपको रिटर्न पेपर में दे सकता हूँ। आप बोलोगे मुझे सर पुलिस ऑफिसर बनना है, आप बन सकते हो। आप बोलोगे मुझे IAS ऑफिसर बनना है, बन सकते हो। आप बोलोगे मुझे रेलवे में जॉब मिल जाएगा, लेकिन अपने अंदर की आवाज सुनना,
उसके बाद सेशन 2 बातें बोल के मैं नहीं करेंगे। एक ऐसे व्यक्ति दोस्त जिनसे मिलाने में मुझे गर्व हो रहा है, वो खुद जीएसटी सुपरिटेंडेंट है और उन्होंने बताया क्या ठान लिया कि मैं बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग दूंगा निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो रायपुर में देते हैं पिछले 20 साल, पिछले 22 साल से। और वो उनका जहां साथ चाहिए वो आपको देंगे। मैं उनको 2 मिनट के लिए बुला रहा हूं जोरदार तालियों के साथ। एंड राजीव सुपरिटेंडेंट ऑफ जीएसटी। तो आपको बताएंगे कैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार कर सकते हैं। मुझे पर्सनल मिलने की बात करेंगे, लेकिन अभी 2 मिनट का समय दे रहा हूं, उसके बाद आप नहीं कर पाते। तो जोरदार तालियां हैं राजीव सुपरिटेंडेंट ऑफ जीएसटी। थैंक यू चेतन सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक सुना सागर जी को, सुना जिन्होंने योगा के बारे में बताया, सुरक्षा जी ने बताया कि कैसे सीए बन सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि और ये जो पीछे हमारे बच्चे हैं, ये छत्तीसगढ़ से, जैसे चेतन साहब ने बताया कि कैसे उनका बैकग्राउंड कैसा था और वो कैसे सीए बने। मैं आप लोगों को इसीलिए मैं बोला कि मैं जो ऐसे बोलूँगा नहीं, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों के बच्चे हैं, काफी दूर दूर से गांव में इनके पास पढ़ने का साधन नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं युवा रायपुर में। युवा नाम की एक संस्था हम चलाते हैं, सीएम हाउस के पास है, और पिछले 22 सालों से हम ये प्रयास कर रहे हैं। हमारे बच्चे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, फूड इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, टीचर्स हैं, बैंक में है, पुलिस में इंस्पेक्टर है, सिपाही, सब हमारे मेरे स्टूडेंट्स हैं कई सारे। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर मन में जो चेतन साहब ने बताया है, अभी चेतन आप लोगों को मालूम है समुद्र मंथन हुआ था, याद होगा आप सभी लोगों को। समुद्र मंथन में एक चीज निकली थी, वो थी कामधेनु गाय। अगर ये जो चेतन साहब ने आज हम लोगों को दिया है, एक कामधेनु गाय दिया है, अब हमको उसको गाय को दूध दूहना है या उससे मनचाही चीज पाना है। अगर आप मनचाही चीज पाना चाहते हो तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। सिर्फ 6 महीने और 1 साल का प्रयास अगर करेंगे, जैसे इन्होंने बताया कि 100% जो मेहनत वाली प्रयास वाली बात है, आप जरूर सक्सेस होंगे। क्योंकि सब बच्चे जो यहाँ पर हैं ये भी सक्सेसफुल बच्चे हैं। इन लोगों ने भी कई सारी सफलताएं अर्जित की है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पूरे भारत में हम लोग क्या है, सिर्फ छत्तीसगढ़ की सोच के रह जाते हैं। अगर आप प्रयास करें पूरे भारत में, बैंकिंग ऐसी सेक्टर है जिसमें ज़्यादा सर्विसेज का योग्य संभावनाएं हैं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नौकरियां देती है। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ में व्यापम और पीएससी 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो आप लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप कोई भी क्लास यहाँ, जैसे सर अभी पूछ रहे थे कितने बच्चे कॉलेज के हैं, मैं पूछता हूँ अगर यहाँ से कोई बच्चा 10वीं का भी है तो गवर्नमेंट का जॉब मिल सकता है, आपको गवर्नमेंट सरकारी नौकरी मिल सकती है, सिर्फ अगर आपने 10वीं का नौकरी 10वीं पढ़ा है तो। 10वीं के बाद आप एमटीएस करके मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्जाम होता है वो दे सकते हैं। 12वीं के बाद सीएचएसएल दे सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद सीपीएल एग्जाम दे सकते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। 12वीं के बाद व्यापम में भी हॉस्टल सुप्रिंट के रूप से और भी कई परीक्षाएं होती है जो देख सकते हैं। बस थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है, थोड़ा सा तैयारी कीजिए। अगर कोई भी चीज, मैं एक बार अपना नंबर दोहराता हूँ, आपको काइंडली लिख लीजिए अपने इसमें, और अगर कभी जरूरत होगा तो हमसे, चूंकि आज जो समय मैं भी यहाँ पर चेतन जी को ही सुनने के लिए आया था, ये तो अलग बात है कि हम लोग जो है मुझे भी बोलने का मौका मिला। मैं एक बार अपना नंबर दोहरा रहा हूँ, प्लीज लिख लीजिए 98271 60763 7,763 60763। बस इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा या वेबसाइट में युवा नाम से डालिएगा, आपको मिल जाएगा। और उससे कोई भी चीज आपको कभी भी जानकारी होगी हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी टीम के साथ चेतन जी को और जो आज भविष्य मेरी मुट्ठी में इस कार्यक्रम के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज के लिए। जोरदार तालियां अपनी टीम के लिए।
एक व्यक्ति और है, मैं बुला नहीं रहा हूँ, उनके बारे में बताऊंगा। वो पता है यहाँ बैठे हुए क्या बोलते हैं, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, कोई समाज का व्यक्ति IAS करेगा तो मैं पैसे दूंगा, मतलब कोई भी बच्चा करेगा तो उसको पैसे देने के लिए तैयार है। वो कोने में बैठे हैं यथाराम मेहनवानी जी, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां उनके लिए। साथियों, बस 2 बातों के बाद हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मेरे फेवरेट विधायक श्री कुलदीप जुनेजा जी आ चुके हैं, उनके भी जोरदार तालियां। हम क्लोजिंग करेंगे, बस 2 बातें मैं करूंगा। साथियों, जो गोल बनाओगे ना, देखो एक विचार क्या बोलता है कि जो लक्ष्य बनाओगे वो किसी को मत बताना, वो लक्ष्य जो बनाओगे ना किसी को नहीं बताना, बन के दिखा देना। ये गलती कभी मत करना, ये गलती कभी मत करना। जो गोल बनाओगे दुनिया को बता देना कि मैं ये करने वाला हूं। अभी मैं सबको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप पहले गोल सेट करोगे और अपनी क्लास में बताओगे, ए सुनो भैया मैं ये बनने वाला हूं, तब आपका गोल अचीव होने में बहुत इजी हो जाएगा। कारण क्या, 3 लोगों को बताना बहुत जरूरी रहता है गोल। एक मम्मी पापा को जो हमें सपोर्ट करेंगे, और एक ऐसे व्यक्ति को, दोस्त को जो मुझे मोटिवेट करेगा, यार तू कर लेगा, और तीसरे ऐसे व्यक्ति को, कॉम्पिटिटर को, जो आपका, मैं बोलूँ सब दुश्मन बोल सकता हूँ, कॉम्पिटिटर बोल सकता हूँ। आपने सोचा मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, बन सकते हैं, तो वो लोग बोलेंगे तू तो बोला था मुख्यमंत्री बन नहीं रहा है, तो जो, या मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, जो चाहे हम बन सकते हैं दोस्त। गोल को शेयर करना। मैं एक बार सोचा मैं चाय पीना बंद कर देता हूँ, मैं चाय पीना बंद, मैं सोचा अब कल से चाय नहीं पीऊंगा। सुबह में उठा, मैं सोचा आज पी लेता हूँ, कल से नहीं पीऊंगा। फिर दूसरे दिन मैं सोचा अब तो पक्का चाय बंद। फिर दूसरे दिन उठा तो हल्का हल्का बारिश गिरा, मैं बोला आज चाय पी लेता हूँ, कल से नहीं पीऊंगा। साथियों, उस दिन शाम को मैं अपनी वाइफ को बोला कि मैं कल से चाय पीना बंद, और उसके बाद मेरी चाय बंद हो गई, क्योंकि मैंने गोल को शेयर किया। दूसरी एक लास्ट बात बताऊंगा, डिसिप्लिन लाइफ में जरूरी है। कैसे आता है डिसिप्लिन, ये बात बोल के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। देखो, हमारे अंदर में 2 मन है, जिसको श्री रविशंकर जी बोलते हैं छोटा मन और एक बड़ा मन। आप जो रात को सोते हो तो आप एक अलार्म सेट करके रखते हो कि मैं कल सुबह 6 बजे उठूंगा, पढ़ाई करूंगा या एक्सरसाइज करूंगा, और जब 6 बजे अलार्म बजता है तो आप उसको बंद कर देते हो। तो समझ में आता है कि सेट कौन किया अलार्म, आप, और बंद कौन किया, आप। ऐसा नहीं है दोस्त। एक्चुअली आपके अंदर 2 लोग हैं, 2 मन है। बड़ा मन बोलता है कल सुबह 6 बजे उठूंगा, योगा करूंगा या मैं पढ़ाई करूंगा, वो बड़ा मन है। और जो बंद करवाता है ना, वो छोटा मन है। बोलते सो जाना, अभी क्या करना है, वो बहुत आलसी है। अब आप सोचोगे जब मैं बंद कर रहा हूँ तो उस समय आपको ध्यान आना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा छोटा मन करवा रहा है, उसकी बात नहीं सुनिए। दोस्त, लास्ट में बस ये बात बोलूंगा, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी वजह क्या, तू क्या चाहता है, मैं तेरी किस्मत वैसे लिखने के लिए तैयार हूं। अगर तेरे इरादे बुलंद है तो मैं किस्मत भी वैसे लिखूंगा तू जो बनना चाहता है। और अगर तूने खुद सोच लिया कि मैं ये बनना चाहता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। और अगर आपने खुद सोच लिया मैं नहीं कर सकता, तो भगवान भी आज आपसे नहीं करवा सकता। दोस्त, अपने साथ शोषण नहीं करना, अपना गोल सेट